Yes, I actually didn't study English every day to score 100 on 100 in my class 12 CBSE board examination. And this is how you can do it too. Hi, I'm Vidushi and welcome to my brand new channel. Subscribe me for more informative videos like this. So let's get into my story. So in class 12th, I had PCM as my main subject and English as a side subject. So like many of us, मैंने भी English को एक serious subject की तरह कभी treat नहीं करा कि कोई बहुत hard subject है या इस पे मुझे बहुत ज़्यादा focus करने की ज़रूरत है. बट अगेन नॉट गोना लाई, इफ यू स्कोर गुड इन इजी सब्जेक्ट्स तुम्हारे परसेंटेज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं. तो इसीलिए जो भी तुम्हारे इजी सब्जेक्ट्स है ना, लेट्स सपोज फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश या फिर जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स है, उनको तुम थोड़ा सा भी पढ़ोगे और उनमें अच्छा स्कोर करोगे तो तुम्हारी परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज होगी. बट द क्वेश्चन कम्स है, इंग्लिश पढ़ने से क्या फायदा है? अगर तुम्हारे इसमें अच्छे स्कोर हो भी जाए तो इससे तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा कॉलेज सिलेक्शन में? तो लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर तुम जे या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इंग्लिश एक बहुत ज्यादा मेन सब्जेक्ट नहीं है. बट अगर तुम एम कर रहे हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या ड्यू के कॉलेजेस के लिए तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, अगेन टू इंक्रीज योर परसेंटेज एंड लोअर योर बर्डन कि तुम्हें सब सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर करना है, राइट? तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, मैं किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करती थी, बट इंग्लिश में आई यूज्ड टू स्कोर अबव 85 प्लस एवरी टाइम, और बाकी सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा कंपैरेटिवली लो स्कोर करती थी. But I never thought कि मैं बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर करूंगी. And now if I can do it, you can do it too. So this is exactly the video जिसमें मैं आपको बताऊंगी आप अपने साइड सब्जेक्ट्स में कैसे फुल स्कोर कर सकते हो. It sounds like a very low deal कि इंग्लिश जिस सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है. If my percentage was supposed to be here, just with my English marks, it went up here. So without wasting any more minute, let's get into the video and actually learn how you can score 100 on 100 in any subject. So tip number 1, listen in your classes. अगर आप स्कूल जा रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो इंग्लिश की क्लास में अगर आप थोड़ा बहुत भी सुनोगे आपको चैप्टर की समरी समझ में आ जाएगी. आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द चैप्टर बेस्ड ऑन, एंड वो ही आपकी हाफ ऑफ द प्रिपरेशन वही डन करा देगी. तो तुम्हें इंग्लिश आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें घर आके या फिर एग्जाम से पहले भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर तुम अपने क्लास में उसको सुनते हो ढंग से. तो ऑल्सो दिस मेक्स योर रिविजन ईजियर, क्योंकि जनरली एटलीस्ट स्कूल के पेपर्स में तो वही आता है जो तुम्हें वो क्लास में पढ़ाते हैं, एंड बोर्ड एग्जाम में भी कुछ भी बहुत हटके नहीं आता है. तुमने अपने 10 की बोर्ड्स दिए होंगे तो तुम्हें पता है कि वो बोर्ड एग्जाम की पेपर भी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट का काफी इजी रखते हैं, राइट? प्लस 12th में ग्रामर का पोर्शन पूरा हट जाता है, तो तुम्हारा ये बेनिफिट है अगर तुम ग्रामर में कम स्कोर करते थे तो वो चीज तुम्हारी हट जाएगी. मेरे साथ था, आई यूज्ड टू लूज मार्क्स इन ग्रामर इटसेल्फ, बट देन जब 12th आया तो ग्रामर का पोर्शन ही हट गया. सो इट मेड इट मोर इजियर फॉर मी टू स्कोर गुड. टिप नंबर 2, NCERT is everything. एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश बट मोस्टली सब्जेक्ट्स में अगर तुम क्लास 12th की NCERT को प्रायोरिटाइज करते हो एकदम गॉड मान के, तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो NCERT को इग्नोर मत करना, स्पेशली इन इंग्लिश, क्योंकि अगर तुमने NCERT नहीं पढ़ी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा. आई यूज 0 रेफरेंस बुक इन इंग्लिश, मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं करी, एंड मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स रेफरेंस बुक करते भी नहीं है. बट अगर तुम सोच भी रहे हो कि हम आर्यन कर लेते हैं या ओसवाल कर लेते हैं एज एन इंग्लिश के लिए कुछ पढ़ लेते हैं, नहीं, सिर्फ NCERT करो. NCERT इज एनफ. NCERT के इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं वो करो, जो आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस होते हैं वो करो. दैट इज इट. इंग्लिश में तुम इतना भी करोगे ना तो तुम फुल ही स्कोर करोगे. टिप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो तुम्हें एक्चुअली स्कोर करवाता है अच्छा, हाईलाइटिंग. हाईलाइटिंग एज इन तुम्हें ऑफ कोर्स पता है कि बोर्ड एग्जाम में तुम कुछ भी और लेके नहीं जा सकते हो एक्सेप्ट योर पेंसिल एंड योर ब्लू पेन. तो तुम्हें करना क्या है, तुमने पूरा एक आंसर लिखा, उसमें तुम्हें पता है कि ये पार्ट मेरा पूरा सही है एंड दिस एक्चुअली रेजोनेट्स विद व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. तो तुम्हें उसे एक पेंसिल लेके अंडरलाइन कर देना है, एंड किड यू नॉट, ये तुम्हारे स्कोर को यहां से यहां ले जाएगा. तुम इसे अपने यूटी या पीटीज में ट्राई करके देखो, 101% तुम्हारे 5 से 6 मार्क्स ऐसे इंक्रीज हो जाएंगे. हाईलाइट द इंपॉर्टेंट लाइंस, द थीम्स एंड द कीवर्ड्स. दिस कैन इंप्रूव योर मार्क्स सिग्निफिकेंटली. प्लस ये तुम्हारे लिए एक बहुत इजी टास्क हो जाएगा जब तुम्हारा पेपर खत्म होगा और तुम्हें पूरा पेपर रिवाइज करना होगा, तो तुम क्विकली अपने अंडरलाइंस में जा सकते हो एंड चेक कर सकते हो कि तुमने कुछ गलत तो नहीं लिखा है. स्पेशली अब जो AI चेकिंग का टाइम आया ना, उसमें वो तुम्हारे हाईलाइट अगर देखेंगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा एक इंक्रीज होगा मार्क्स का. टीचर्स भी जब चेक करते हैं तो वो तुम्हारे पूरे आंसर्स कभी नहीं पढ़ते, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको कितनी सारी कॉपीज चेक करनी होती है. सो दे जस्ट गो थ्रू योर अंडरलाइन, चेक इट, एंड इफ दे फाइंड एनी कीवर्ड्स और समथिंग रिलेटेड टू द क्वेश्चन, दे गिव यू फुल मार्क्स इंस्टेंटली. बिलीव इट और नॉट, दिस इज वेरी ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड. मेरी खुद की जो स्कूल की टीचर थी उन्होंने मुझे बोला दैट दिस इज अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर मार्क्स. फोर्थ टिप एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, कीवर्ड्स. तुम चैप्टर्स पढ़ो या पोम्स पढ़ो, तुम्हें उसके कीवर्ड्स फाइंड करना है और उससे ही तुम पूरा चैप्टर कर सकते हो. लिटरली तुम्हारा कोई क्वेश्चन आता है, तुम्हें हल्का सा भी कीवर्ड क्लिक होगा, तुम फटाफट से आंसर फ्रेम कर सकते हो. तो कीवर्ड, अब ये कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ से निकालते हैं,
If you guys want, I have a whole list of these keywords हर chapter wise. तो अगर if you want, I can just give it in the description. Otherwise, तुम जब chapter पढ़ते हो तो तुम्हें खुद से पता लग जाता है कि this is the keyword जो बार बार तुम्हारी क्लास में मैम यूज करनी है, या बार बार तुम किसी आंसर में पढ़ रहे हो, बार बार चैप्टर में पढ़ रहे हो, वही कीवर्ड्स होते हैं. फिफ्थ, जो तुम्हारे एग्जाम से डायरेक्टली लिंक है, प्रेजेंटेशन. अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगी कि तुम बहुत अच्छी कर्सिव हैंडराइटिंग में जाके प्रेजेंट करो, ऐसा हम नहीं कर सकते, राइट. बट हम एक डिसेंट हैंडराइटिंग में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मैटर करता है तुमने किस तरीके से प्रेजेंट किया है. अब हमें पता है कि एआई चेकिंग है, राइट. अभी हमने देखा लाइक इस ईयर भी काफी सारे बच्चों के मार्क्स कटे थे बिकॉज उसके उनकी हैंडराइटिंग ही एआई कैच नहीं कर पा रहा था. तो तुम एक डिसेंट हैंडराइटिंग लिखो जिसमें तुम्हारा क्लियर वर्ड्स का यूज हो रहा हो. उससे क्या होगा, टीचर को क्लैरिटी मिलेगी, या सिस्टम जो चेक कर रहा है उसे क्लैरिटी मिलेगी, प्लस तुम्हें खुद को क्लैरिटी मिलेगी कि तुमने पेपर को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है. पेपर प्रेजेंटेशन पे आई बी अपलोडिंग अ वीडियो जब तुम्हारे बोर्ड्स नियर होंगे, तो उससे तुम्हें और ज्यादा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जब आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर जब हम पैसेज भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप पैसेज को सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से आर्टिकल को प्रेजेंट किया जाता है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे विल बी कमिंग अप सून, बट फॉर नाउ just understand presentation makes your paper better. Write neatly, avoid overwriting. English में सबसे जो चीज हमें avoid करनी है overwriting. ना ज्यादा लिखना है ना कम लिखना है, जितनी लिमिट है उतने में ही लिखना है. ज्यादा लिखने में तुम्हारे मार्क्स कटते हैं, कभी ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं. The more you write, the more marks you get. So it is a complete myth. ऐसा कुछ नहीं होता है इंग्लिश में. तो now tip number 6, हाउ टू प्रैक्टिस एंड हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ना है, या फिर अगर तुम 2 चैप्टर पढ़ सकते हो तो 2 चैप्टर्स को एक दिन में कवर करो. कैसे, तुम्हें चैप्टर को पढ़ना है और उसके इंटेक्स क्वेश्चन साथ में करते रहना है. गाइस वांट, आई कैन लिंक सम यूट्यूब चैनल दैट आई यूज व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन. Now, once you are completed with the chapter, the next step is to do the question bank. Do not miss it. Question bank NCERT के हर चैप्टर के लास्ट में होता है, उसे करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे ही मोस्टली तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं हर जगह से. अदरवाइज अगर वो हो जाता है तो तुम PYQ अटेम्प्ट करो. अब PYQ की PDF तुम्हें पूरे इंटरनेट पे मिल जाएगी. और एक सिंपल तरीका बताती हूँ PYQ से भी अच्छा. गो टू ChatGPT और Claude और एनी AI एजेंट दैट यू यूज, उसमें अपने चैप्टर की PDF डालो एंड टेल देम to look through the internet and give you PYQs or build PYQs on their own. About 10 questions तुम उनसे बनवाओ और वो सॉल्व करो, और उसको लिख के सॉल्व करना है. इंग्लिश इज अ राइटिंग सब्जेक्ट, ठीक है. तुम अपने दिमाग में मेमोराइज मत करो, उससे आंसर्स मत मांगो, खुद सोचो. तो जस्ट राइट द आंसर्स डाउन, उसको उसी तरीके से लिखो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया. ये सब सुन के ऐसा लग रहा होगा कि इंग्लिश के लिए इतना, बट जब तुम करने बैठोगे ना तो वो सब इंटरकनेक्ट होगा. हाईलाइट करना, प्रेजेंट करना, एवरीथिंग कम्स अंडर वन रूफ. तो इस तरीके से तुम राइटिंग की प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में ही कर सकते हो. नाउ टिप नंबर 7 एंड द लास्ट टिप इज आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन. आई नो कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है कि वो खुद से क्वेश्चन बना के नहीं आंसर कर पाते हैं या फिर क्वेश्चन ही नहीं बना पाते. तो उसके लिए जो मैंने तुम्हें एआई एजेंट वाला तरीका बताया तुम वो कर सकते हो. तुम उसको पूरा चैप्टर दोगे एंड जस्ट आस्क द एआई एजेंट टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ एवरी सिंगल पेज, 2 to 3 क्वेश्चंस, एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. दिस विल गिव यू मोर क्लैरिटी ओवर क्वेश्चन एंड द चैप्टर, और इससे तुम्हें एक चैप्टर तो पूरा समझ में आ ही जाएगा, प्लस तुम भूलोगे नहीं. क्योंकि जब भी तुम किसी चीज को एज अ क्वेश्चन एंड आंसर की तरह सॉल्व करते हो ना, तो तुम्हें वो याद रहता है कि तुमने ये मिस्टेक करी थी और तुम्हें ये नहीं करनी. एंड ऑल्सो ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, तुम ये सब सब्जेक्ट्स में कर सकते हो. Now these are the mistakes to avoid. Memorizing answers, do not doing NCERT at all, taking up a lot of reference books, writing unnecessary in the answer paper and not highlighting. ये 5 mistakes हैं जो हमें बिल्कुल ही avoid करनी है. That was it for today's video. I hope you guys liked it and you should subscribe my channel for more such videos. I'll see you in the next one. Bye bye.